हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति प्रश्नावली 11B। भाग कौन सा है? यह 12वां भाग है। प्रश्न नंबर कौन सा है? 12। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x-2 अपान 3 इक्वल टू y प्लस 3 अपान 2 इक्वल टू z-4 अपान -2 है। इस रेखा का समीकरण सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, तो सदिश समीकरण का फार्मूला जानते हैं क्या होता है? होता है लेमडा इक्वल टू ए प्लस वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। देखिए, सदिश समीकरण का फार्मूला होता है वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। तो ये हमको वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी कैसे मिलेगा जानते हैं? अगर हम आपको शॉर्टकट बताएं तो ए क्या होगा? ये -2, यहाँ पे 2 -3, देखिए यहाँ पे 2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। यानी कि आपका जो ये बनेगा इक्वेशन हल बनेगा, लिखा जाएगा क्या? 2i - 3j, ये -3j प्लस 4j और प्लस लेमडा, और बी क्या होगा? ये 3i प्लस 4j 2j, 3i प्लस 2j -2 के कैप i j के, और ये नीचे वाला जो होता है बी होता है, ये ए के लिए होता है, ये ए होता है, ये ए का है और ये भाग बी का। ये तो हमने आपको शॉर्टकट बता दिया भैया। क्या बता दिया आपको? शॉर्टकट तरीका। अब जरा हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा वो देखा जाए। सूत्र क्या होता है? ये सूत्र तो अप्लाई होगा, लेकिन ए और बी कहां से मिलेगा हमको? ए और बी के लिए हम लोग क्या करें? इसका मानक समीकरण जो होता है, रेखा का समीकरण का जो मानक रूप होता है, लिखिए पहले तो लिखिए जो दिया गया है, कार्तीय समीकरण दिया है, कार्तीय समीकरण दिया है, कार्तीय समीकरण क्या दिया भैया? x-2 अपान 3 इक्वल टू y प्लस 3 अपान 2 इक्वल टू z-4 अपान -2। अब क्या करिए? इस दिए गए कार्तीय समीकरण की तुलना आप कर लीजिए मानक रूप का जो समीकरण होता है, समीकरण का मानक रूप, समीकरण का मानक रूप जो होता है, मानक रूप x - x1 अपान a1, या a करिए क्योंकि a1 इंटू जरूर a इक्वल टू y - y1 अपान b इक्वल टू z - z1 अपान c। ये हो जाएगा मानक रूप। यहाँ लिख दीजिए कि तुलना करने की, तुलना से। अब इससे क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है कि इससे इसकी तुलना करेंगे तो x1 y1 z1 मिलेगा। तो x1 क्या मिलेगा आपको? x1 मिल जाएगा भैया, x1 इक्वल टू कितना मिलेगा? माइनस है, माइनस कट जाएगा, 2 हो जाएगा। y1 बराबर क्या मिल जाएगा? -3। ठीक, z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? z1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग ए बी सी करेंगे तो a कामा a इक्वल टू मिलेगा 3, b इक्वल टू मिल जाएगा 2, c इक्वल टू मिल जाएगा -2। देखिए इसमें एक बिंदु है और एक सदिश है, तो ये जो x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 यह आपका बिंदु है और a b c जो है यह आपका सदिश है। तो हम लोग लिखेंगे कि रेखा बिंदु, यह करें ना रेखा का सदिश समीकरण, तो रेखा बिंदु, कौन सा बिंदु? बिंदु कौन सा? 2, -3, 4, ये 2, -3, 4 से होकर जाती है, से होकर जाती है तथा सदिश। अब सदिश ये हो जाएगा, तथा सदिश को कैसे लिखेंगे? ij के फॉर्म में लिखेंगे। तथा सदिश 3i प्लस 2j -2 के कैप, 3i प्लस 2j -2 के कैप के समांतर है, के समांतर है, के समांतर है। तो सदिश रेखा का सदिश समीकरण, तो रेखा का सदिश समीकरण, सदिश
समीकरण। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिखा जा सकता है, हम आप लिखेंगे कि माना, एक चीज मानेंगे, क्या मानेंगे, वही वेक्टर आर, तो लिखेंगे माना रेखा पर स्थित कोई बिंदु पी एक्स वाई जेड पर स्थित सदिश क्या है, वेक्टर आर है, तब ये लाइन। बहरहाल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको आर बराबर पता है ए वेक्टर ए प्लस लेमडा बी। वेक्टर ए का मतलब हो जाएगा बिंदु, बिंदु को लिखेंगे 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप प्लस लेमडा, वेक्टर बी का मान हो जाएगा ये सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k कैप, i j k कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर आर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमने इसको शॉर्टकट भी बताया, अभी आपको शुरुआत में बताया था कैसे शॉर्टकट किया जाएगा। ये बिंदु होता है, ये आपका नीचे वाला सदिश होता है, ऊपर ए की वैल्यू है, यहाँ ए रखा था तो हमने बताया था ए की वैल्यू है ऊपर वाला, नीचे वाला बी की वैल्यू है। लेकिन ये आप आंसर चेक करने के लिए आप शॉर्टकट बता सकते हैं जब ऑप्शन में होगा। सॉल्विंग करना है तो ऐसे ही सॉल्विंग करेंगे तुलना करके, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर, ये तो भैया 12 का ए पार्ट था, इसके बाद हम लोग हल करेंगे 12 का दूसरा भाग यानी कि बी भाग। ये आपका भाग ए था, यहाँ पे ए लिख लीजिए, ठीक। हम लोग चलेंगे 12वां का, प्रश्न नंबर 12 का बी भाग देखते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 12 बी है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इक्वल टू जेड माइनस 6/2 है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो भैया जो दिया गया है लिखेंगे, दिया है कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 इक्वल टू वाई प्लस 4/7 इक्वल टू जेड माइनस 6/2। ये क्या है आपका समीकरण हो गया। अब लिखेंगे मानक समीकरण का मानक रूप, समीकरण का मानक रूप जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है मानक रूप, वो होता है x माइनस x1/a इक्वल टू वाई माइनस y1/b इक्वल टू जेड माइनस z1/c। अब क्या करिए, इसकी तुलना कर लीजिए, कि तुलना करने पर, कि तुलना करने पर, चलो भैया तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x1 बराबर 5, x1 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू क्या मिलेगा -4, क्यों माइनस वाई इक्वल टू +4 है तो ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, और z1 इक्वल टू 6 माइनस जेड इक्वल टू -6 है तो z1 इक्वल टू 6 मिलेगा। तथा दूसरा एक a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7, b बराबर 7, c बराबर 2 मिलेगा, ठीक भैया। क्या लिखेंगे, बिंदु कौन सा होगा, हमने आपको बताया था x1 y1 z1 क्या होता है, बिंदु होता है, तथा सदिश क्या होता है, ये ए बी सी आपका सदिश हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट रेखा, लिखेंगे कि रेखा, रेखा बिंदु 5 कामा, ये बिंदु 5 कामा -4 कामा 6 से होकर जाती है, से होकर जाती है, तथा बिंदु, तथा सदिश, तथा सदिश, कौन सा सदिश, ये वाला सदिश, तथा सदिश 3i प्लस 7j प्लस 2k कैप के समांतर है, के समांतर है। तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है भैया, रेखा का समीकरण वेक्टर आर बराबर होता है ए प्लस लेमडा बी। ए प्लस लेमडा का बी का मतलब पहला ए बिंदु ए हो जाएगा, समीकरण बी हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ रख दीजिए 5i, इसको आई जे में सेट करेंगे, 5i माइनस 4j प्लस 6k कैप ब्रैकेट क्लोज प्लस लेमडा, बी की वैल्यू 3i प्लस 7j प्लस 2k कैप, वेक्टर आर इक्वल टू ये हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, आंसर कहलाएगा। क्या है ये, सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस सदिश फॉर्म में है, ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में बन गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर।
देखिए प्रश्न नंबर 13 है, दर्शाइए कि दिक कोसाइन 12/13 कामा -3/13 कामा -4/13, और ये एक 3 भाग हो गया, एक पेयर हो गया। अगला पेयर है 4/13 कामा 12/13 कामा 3/13। फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो पेयर है 3/13 कामा -4/13 कामा 12/13 वाली तीन रेखाएं हैं, तीनों का दिक कोसाइन अलग अलग दिया गया। ठीक है, तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो लंबवत जब भी कोई रेखा एक दूसरे पर लंब होती है तो उनका डॉट गुणन शून्य होता है। ये जनरल सा पहले का नियम है, वेक्टर का नियम है। ठीक, तो वही नियम सेम ऐसे ही यहाँ पर लागू होगा। यदि दो रेखाएं लंबवत हैं तो नियम होता है, सूत्र है, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो परस्पर लंबवत हैं तो सूत्र होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां लिखेंगे कि माना दिए गए दिक कोसाइन माना दिए गए दिक कोसाइनों से क्रमशः तीन दिक कोसाइन दिए गए ना, पहली रेखा का, दूसरी रेखा का, तीसरी रेखा, क्रमशः AB कामा CD कामा DE या AB CD फिर EF अलग अलग हुआ, EF रेखाएं हैं ठीक, ABCDEF रेखाएं हैं तो तब परस्पर लंब होंगे, तब परस्पर लंबवत के लिए लंबवत के लिए क्या होगा, AB लंबवत CD, AB लंब होगा CD पर इक्वल टू कितना 0, फिर CD लंब होगा EF पर बराबर 0 के, और फिर AB लंब होगा EF के बराबर 0। जैसे होता नहीं A डॉट B बराबर 0, सामान्यतः नियम होता है दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो A डॉट B बराबर 0, यदि A और भी दो रेखाएं हो तो वहाँ A डॉट B बराबर 0। ऐसे यहाँ पर भी तीन रेखाएं हो गई क्रमशः, दिक कोसाइन हो गया AB CD और EF, तो A डॉट B मतलब A परपेंडिकुलर CD इक्वल टू 0, ऐसे ये नियम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, L1 L2 दिया है L1 इक्वल टू 12/13 M1 इक्वल टू -3/13 N1 इक्वल टू -4/13। फिर L2 इक्वल टू किससे निकालेंगे, पहला L1 M1 N1 L2 M2 N2, दो पेयरिंग लेकर के हम लोग चलेंगे, 4/13 M2 इक्वल टू 12/13 N2 इक्वल टू 3/13। तो चलिए इनको उठा करके आप इस पर रख दीजिए, इस सूत्र पर रखेंगे, ये सारी वैल्यू उठाइए और इस फार्मूले पर रख दीजिए, रख करके सॉल्विंग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, देखिए L1 L2 है ना, L1 L2 यानी कि इतना गुणे इतना, यानी कि 12/13 गुणे 4/13 प्लस -3/13 गुणे 12/13 प्लस -4/13 गुणे 3/13 बराबर 0। अब इनकी सॉल्विंग करेंगे हम लोग तो सॉल्विंग में क्या मिलेगा, देखिए 13 गुणे 13 13 गुणे 13 13 गुणे 13, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन सब का 13 गुणे 13 13 गुणे 13 एलसीएम हो जाएगा। और इनका गुणा करें तो 12 चौके 48, अब यहाँ प्लस माइनस को गुणा माइनस, 12 तिहाई 36 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 0। समझ में आ रहा है? ठीक,
ये तो हो गई आपकी एक वैल्यू। ठीक भैया, अब जरा इनको देखिए, ये हमने जो LHS RHS ले लिया साथ में, ये नहीं रहेगा वैल्यू, ये नहीं रहेगा, सिर्फ ये वैल्यू होगी जिसको हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक ना, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू, इसका ये पक्ष होगा इस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 लेकर के हम लोग चलेंगे, उस पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ इक्वल टू लगा लीजिए, यहाँ इक्वल टू लगाइए। अब इसकी सॉल्विंग करेंगे तो देखिए शून्य हो जाएगा। कैसे शून्य होगा, इसको भी हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी समझिए। तो देखिए 48 माइनस 6 2 8 3 1 4 बटा 13 गुणे 13, ये हो जाएगा शून्य। कितना आ जाएगा, शून्य। ये किसके बराबर हो गया, शून्य के। अतः यह क्या होगा कि AB लंब CD हो जाएगा। ठीक ना, अतः लिखेंगे अतः ऐसे ही तीनों किए जाएंगे। कौन कौन से बता रहे हैं, अतः प्रथम दो द्विकोसाइन, ये तो लिया था हमने प्रारंभ के दो ही द्विकोसाइन लिया था। कौन कौन से, ये और ये। अब इसके बाद प्रथम द्वितीय होने के बाद द्वितीय तृतीय ले लेंगे, फिर तृतीय और प्रथम ले लेंगे, यही नियम होगा। ऐसे ही प्रूफ करेंगे, सब में शून्य आता जाएगा तो हम लोग कहते जाएंगे हाँ हमारा नियम, हमारी सवाल सही है। द्विकोसाइनों से रेखाएं लंबवत हैं, रेखाएं लंबवत। अब कौन सा लेंगे, अब CD, दूसरा CD और EF बराबर 0 दिखाना है, तो CD और EF के लिए लेंगे। CD और EF के लिए मतलब दूसरा और तीसरा, CD और EF हेतु, EF के लिए तो 4/13 और गुणे 3/13, दूसरा और तीसरा लिए हैं दिक्कोसाइन। ठीक, प्लस 12/13 गुणे -4/13 प्लस 3/13 गुणे 12/13। ठीक है, यहाँ इक्वल टू लगाइए, सॉल्विंग करते हैं तो देखो 13 गुणे 13 सबका एलसीएम हो जाएगा नीचे, तो 4 3 12 माइनस 12 चौक 48 और फिर प्लस 12 3 36, क्या हो जाएगा, हल करेंगे हम लोग तो 13 गुणे 13 और ये 12 और 13 कितना हो जाएगा, 12 3 36 होगा बेटा, 12 3 36 होगा, 6 2 8 हो जाएगा प्लस 8 और 3 1 4, 48 प्लस 48 और ये आगे -48, तो घट करके क्या मिल जाएंगे, शून्य। तो ये भी हो जाएगा लंबवत। अब क्या लेंगे, अब इसके बाद डी और ये हो गया। अब AB और EF के लिए लेंगे। AB और EF का मतलब पहला दिक् कोसाइन और तीसरा दिक् कोसाइन, तो AB और लिखेंगे AB और EF के लिए, तो पहला है 12/13 गुणे तीसरा जो है 3/13 L1 L2। ठीक, और प्लस अगला कौन सा है, -3/13 -4/13 प्लस -4/13 गुणे अगला कौन सा हो जाएगा 12/13। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 13 सब में एलसीएम हो जाएगा समान रूप से, 13 गुणे 13 और ऊपर 12 3 36 माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस, 4 3 12, देखिए इसमें माइनस तो प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा +12, फिर यहाँ भी माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस, 12 चौक 48, तो यहाँ कितना हो जाएगा 48 -48, 12 और 36 48 हो जाएगा, 6 2 8 4 1 3 1 4, तो 48 इतना गुणे 13 बराबर शून्य आ जाएगा। 48 -48 घट करके क्या मिल जाएगा, शून्य। तो ये भी आपका सत्य हो गया। नीचे लिखेंगे फाइनली, जब तीनों को हमने चेक किया शून्य के बराबर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, परस्पर लंबवत हैं, तो लिखेंगे अतः AB कामा CD और EF परस्पर लंबवत हैं, और EF तीनों ही रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, परस्पर
लंबवत है। ठीक भैया, तो ये हो गई आपकी सवाल नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।